तो आज भी हमारा जो है बोरिंग चैप्टर ही स्टार्ट होगा। बट अगर आप बोलो ना तो मैं आपको क्या बोलते हैं इसके अगला वाला चैप्टर पढ़ाऊं आज, अगर आप सारे के सारे एग्री होते हो तो, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर हमारा इंटरेस्टिंग है। मैम पर ये तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। बट वो हो जाएगा ना नाजो कि क्या बोलते हैं जिसे कहते हैं ना पढ़ कंटिन्यूअसली वो बोरिंग बोरिंग वगैरह पढ़ के तुम लोग बोर ना हो जाओ, बस इसलिए कह रही थी मैं। ये पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है आज, ना तो गई। दिख रही है ना स्लाइड्स आप लोग को? स्लाइड्स चेंज हो रही हैं? यस नो मैम, चेंज नहीं हो रही, वही चैप्टर दिखा रहा है। हाँ वही मेरे में भी दिखा रहा है, पता नहीं क्या ही नाटक है इसका कभी कभी। एक सेकंड देना बच्चा। पूरा अभी ब्लैक स्लाइड ही आ रहा है ना आपके में? यस मैम। एक सेकंड दो बच्चा बस। जस्ट वन सेकंड बच्चों। बच्चे एक बार मैं ना रीज्वाइन करती हूँ, बिकॉज ना ये पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है स्क्रीन मेरा। अभी भी तुम्हारी स्लाइड चेंज नहीं हो रही है ना? क्योंकि मेरे फोन में भी चेंज नहीं हो रही है। एक सेकंड दो, मैं एक बार रीज्वाइन करती हूँ फिर से। चलिए जी आ गया। थैंक यू एवरीवन थोड़ा सा रुकने के लिए। कोई बात नहीं, हम लोग क्लास को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, बिकॉज आपको पता है टेक्निकल चीजें हैं, कभी भी कुछ भी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है चलिए जी। ये हमारी स्लाइड्स। आज से हम लोगों ने क्या करना है, नया चैप्टर जो है आपका स्टार्ट करना है। एंड नाउ व्हेन यू आर एग्रीइंग ऑन कि हम मैम सेल चैप्टर ही पढ़ते हैं, तो ठीक है जी भाई, सेल चैप्टर ही पढ़ते हैं, बोरिंग वाले से ही स्टार्ट करते हैं। देखो जी क्या कहानी है। गुड इवनिंग लक्ष्मी जी, थोड़ा सा लेट हो गई यहाँ, बट कोई बात नहीं, टाइमिंग बिल्कुल सही है, जस्ट अभी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। पहली चीज जो आप पढ़ रहे हो, क्या बोलते हैं किसके बारे में, कि आपको जिसकी यूनिट बता रहे हैं हम। ठीक है, अभी तक आपने किसी भी चैप्टर में किसी की भी यूनिट नहीं देखी होगी, करेक्ट। अब आप धीरे धीरे जब चल रहे हो, क्योंकि अब हम पता है कहाँ बढ़ रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली ह्यूमंस के साइड में। ठीक है, बट ह्यूमंस को समझाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक एक ऑर्गेनिज्म, चाहे आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करो, चाहे एनिमल, चाहे प्लांट, किसी की भी बात करो, हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी हुई है बच्चा सेल से, करेक्ट। तो ये जो सेल है इसको हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये यूनिट ऑफ लाइफ है हमारी। चलिए मैम ठीक है, हमें ये बात आ गई समझ में। अब इस चैप्टर में है क्या, इस चैप्टर में बेसिकली आपको जो देखने को मिलेगा ना, कि ये जो सेल वर्ड है ये मैम आया कहाँ से। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैम ये जो सेल वर्ड है ये कहाँ से आया। कि जैसे हम लोगों ने अभी वो वाला पढ़ा था ना, जब क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर रहे थे, करेक्ट। तो उसमें भी आपको याद होगा, तो कैसे थे, अलग अलग साइंटिस्ट आए थे। पहले कार्लस लिनियस आए, फिर दूसरे कोई आए, फिर आर एच विटेकर जी का जो था उनका हमने फाइनल ले लिया कि हाँ भाई ये जो क्लासिफिकेशन है सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारे सेल की कहानी भी है कि बहुत सारे लोग आए जिन्होंने क्या
किया, डिस्क्राइब किया चीजों को कि सेल ये है, सेल वो है, बट यस सेल यूनिट ऑफ लाइफ है और हर एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। वो चीज जो है हमें स्क्लीडन एंड स्पॉन, अभी हम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, रॉबर्ट हुक, इन सब साइंटिस्ट ने बहुत ही डेप्थ में समझाई। ठीक है, अब कहानी क्या है कि हम इस चैप्टर में और क्या पढ़ेंगे कि पहली चीज तो हमने क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, सारी की सारी थ्योरीज। ठीक है, कितने साइंटिस्ट आए, कब आए, उन्होंने कौन कौन सी थ्योरी प्रपोज की। ओके मैम, सेकंड चीज जो हम इसके बारे में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑर्गेनेल्स के बारे में। कौन से ऑर्गेनेल्स मैम? क्या अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी में उतर आए हैं? नहीं मैम, हम बात करेंगे वो ऑर्गेनेल्स जो सेल के अंदर प्रेजेंट है। मतलब जैसे कि हमारी बॉडी में ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। कौन से ऑर्गन्स? हैंड है, आईज है, नोज है, टंग है, ठीक है, ईयर्स हैं, ये सब चीजें से हमारी बॉडी मिलके बनी हुई है। उसी तरीके से सेल्स भी जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनल्स से मिलके बने हुए हैं। अब कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं, कोई बताएगा नाम मुझे उसका? लाइसोसोम, चार पांच। मैम माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, द पावर Lysosomes. हाउस ऑफ द सेल, लाइसोसोम्स। एक और Suicidal इंपॉर्टेंट वाला bag. जिसे हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं, जो कि क्या करता है, मर्डर करने के काम आता है। ठीक है, जो चीज बेकार लगी, हमारे बॉडी हमारे सेल के काम की नहीं है, कैप्चर किया फैगोसोम्स के थ्रू और मार दिया उसे। ठीक है, बिल्कुल सही। तीसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूल, बिल्कुल सही, ईआर लिखते हैं उसे हम। नेक्स्ट, मैम राइबोसोम, गोल्गी अपरेटस, राइबोसोम एंड हमारे गोल्गी एपरेटस। चलो, आपने 5 जो लिए नाम है, ठीक है, वो सारे इंपॉर्टेंट लिए हैं। भूमि जी, आपने डीपीपी चेंज कर ली अपनी? पहचान में नहीं आ रही थी आज आप। गौरव सिंह भूमि तो है, राइट? यस मैम, इफ आई एम नॉट, हाँ जी, चलो जी। तो ये सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लस साथ में इनका रोल क्या क्या है, कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, देखो अब आपको थोड़ी बहुत चीजों तो अभी से समझ में आ गई। जैसे अभी मैंने बोला माइटोकॉन्ड्रिया क्या है मैम? पावर हाउस है। लाइसोसोम क्या है? सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं इन्हें, है ना, जो चीज का हमको रिक्वायरमेंट नहीं है उनको ये मार काट के फेंक देते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कब काम आएगा? प्रोटीन की सिंथेसिस में। हाँ जी, प्रोटीन की सिंथेसिस में। और वही राइबोसोम्स का काम भी कुछ उन्हीं से मिलता जुलता आएगा। फिर आएगा गोल्गी अपरेटस का काम, जो कि क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में अभी हमको थोड़ा सा समझ में, सॉरी आपकी में नहीं है, अभी 12th वालों को पढ़ा रही मैं, ठीक है, वहां पे आपको समझ में आएगा कि गोल्गी अपरेटस क्या करता है। ऐसे ही और भी सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। तो बार बार हर क्लास में ना मैं आपको कंप्लीट थ्योरी नहीं दूंगी, सॉरी कंप्लीट समरी नहीं दूंगी कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अभी के लिए ही आप बस इतना सा समझ लो कि हमने क्या पढ़ना है बच्चा जी, हमने पढ़ना है सेल्स के ऑर्गेनेल्स के बारे में। चलिए मैम, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, मेरा अलार्म बोल रहा है। ओके जी, चलो जी, तो आपको समझ में आ गया कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है? हाँ जी मैम, लगभग हमें समझ में आ गया। तो आ जाओ जी, इंट्रोडक्शन। वही चीज है इंट्रोडक्शन वाली हमारी, जो मैंने जस्ट अभी आपको पढ़ाया। क्या मैम? कि हमारे पास जो इंट्रोडक्शन में आप देखोगे, अगर आपने एनसीईआरटी अपनी खोल के बैठे होगे, थोड़ी बहुत चीजें मैं इरेज कर दे रही हूँ बच्चा, ठीक है, कि क्या है कि पहली चीज तो कि सेल की डेफिनेशन क्या है और कितने टाइप्स के हमारे पास सेल्स हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि हमारे पास कितने टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, करेक्ट? कितने टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं? तो मेजरली अगर हम सेल्स को डिवाइड करें तो मैम वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में डिवाइड होते हैं। मैंने कहा मेजरली। इन 2 सेल्स के बेसिस पे हम क्या कर रहे थे? हम पूरे के पूरे इंडिविजुअल ऑर्गेनल्स को क्लासिफाई कर रहे थे। याद है जो हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उसमें सबसे पहला कैरेक्टर यही लिया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, टाइप ऑफ सेल, है ना। और सिर्फ हमारा जो पहला वाला किंगडम था वही सिर्फ हमारा प्रोकैरियोट था, बाकी सारे कैसे थे? यूकैरियोट्स थे। याद है? हाँ जी मैम, आपने पढ़ाया था और मेरे हिसाब से तुम्हें याद होना भी चाहिए। फिर आ गया क्या हमारे पास? प्लांट सेल और एनिमल सेल की कहानी आ गई। ठीक है मैम, ये भी अलग अलग टाइप की सेल्स हैं। ठीक है, फिर आ गई हमारी थ्योरीज। चलिए जी मैम, अब ये रहे, अगर आपको थोड़ा सा और देखना है या अपने कॉपी में जब क्या बोलते हैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के लिखना है, तो आप ये सारी चीजें लिख सकते हो। स्टेम सेल, बोन सेल, ब्लड सेल्स, मसल सेल, फैट सेल, स्किन सेल। और फिलहाल अभी तुम छोटे हो तो बस इनका नाम लिखने से भी काम तुम्हारा चल जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा तुम्हें उसके में और ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब आता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट।
कि बिफोर कि मैं आपको जो यहाँ की डेफिनेशन वाला पार्ट है तो ये मैं आप लोग के लिए लिख रही थी, तो मैंने क्या बोलते हैं इसको हटाया नहीं। और थोड़ा सा क्या हम लोग का सिलेबस टाइमली खत्म हो जाएगा क्योंकि ये चैप्टर भी काफी बड़ा है, तो इसीलिए ये मैंने इरेज नहीं किया। क्या कहानी है मैम? हमने सीखा है, सॉरी हमारा चैप्टर का नाम है मैम सेल, कि सेल क्या होता है। तो बेटा जी सेल बेसिकली क्या है, आपको ये तीनों के तीनों नाम लिखने होंगे। देखो बच्चे, मुझे पता है कि ये दो चीजें तो लिख के आ जाते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो मैं तो किसी से पूछती तुम भी यही बोलते, बट जो आजकल की डेफिनेशन ऐड हुई है उसमें जो वर्ड है फंडामेंटल, वो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज सेल, तो सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लिख लोगे इतना सा? जल्दी बोलो। Yes, ma'am. अभी पढ़ा थक गई मैं, थैंक यू जी। ठीक है, तो सेल क्या है हमारा? स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट होता है लाइफ का। अब आपको पता है बहुत अच्छे से कि डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शंस। अब अगर आपको, जैसे मैंने ये भी लास्ट स्लाइड में थोड़ा सा बताया, अच्छा मेरी स्पीड बहुत ज्यादा तेज तो नहीं जा रही है, या मैं थोड़ा सा और स्लो कर लूं? No. बच्चा स्पीड ठीक है? यस मैम। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, बट ये वाला टॉपिक अभी तक का तो ठीक है, इजी है, इसलिए चल जाएगा। जहां पे लगे थोड़ा सा टफ तो मुझे, मतलब जहां मैं फास्ट जा रही हूँ तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है, चलो क्या रहे, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर, सॉरी डिफरेंट टाइप, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन, डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट है। कैसे मैम? कि हमारा पास क्या है, हार्ट और स्टमक, दो ऑर्गन्स हमने, मैंने यहाँ पे नाम लिखे थे आपके लिए, कौन से? एक लिखा था हार्ट, और हार्ट में हमारे कौन से सेल्स होते हैं? जल्दी बोलो। Cardiac. कार्डियक सेल, बिल्कुल सही बोला आपने जी। ठीक है, हार्ट में मैम हमारे कार्डियक सेल्स थे। क्यों होते हैं भाई कार्डियक सेल, क्या स्पेशलिटी है उनकी? To pump energy. ब्लड पंपिंग करना। ठीक है, ये मैम हमारे पंपिंग कर रहे हैं। तो क्या कार्डियक सेल सिर्फ हमारे हार्ट तक ही रेस्ट्रिक्टेड है? क्या सिर्फ वो हार्ट में ही प्रेजेंट होंगे? यस मैम। हाँ जी मैम। और वही अगर हम स्टमक की बात करें तो स्टमक हमारे जो है डिफरेंट काइंड ऑफ स्मूथ सेल्स से मिलके बना होता है। क्यों? क्योंकि इनका काम क्या है, इनका काम अगर जैसे मैम पंपिंग था, तो मैम इसका काम हमारा डाइजेशन का है। ठीक है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सब काम है इनके। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए हम कह रहे हैं कि फंक्शन के बेसिस पे अलग अलग शेप और स्ट्रक्चर के आपको सेल्स अब देखने को मिलेंगे। बट बिफोर कि अब हम उसकी डिटेल में जाएं, हम आ जाते हैं कौन से वाले पार्ट पे, थ्योरी वाले पार्ट पे, कि इनकी मैम थ्योरी क्या है। किसने सबसे पहले किसने दिया? आपको पता होगा बहुत अच्छे से, रॉबर्ट हुक। हाँ जी, ये तो बचपन से ही सीखते आ रहे हैं, 6th-7th क्लास में आ गया है ना ये तो। रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की। बट कहानी क्या थी उनके साथ, कि इन्होंने डिस्कवर कहाँ से किया था? एक डेड सेल को। किससे? बार्क से। बार्क पता है ना? बार्क जानते हो सारे के सारे? पेड़ की छाल. यस मैम। पेड़ की छाल। क्या बात है, विवेक एकदम शुद्ध हिंदी। अच्छा एक बच्चा कोई था ना आज की क्लास में, प्लीज, मतलब देखो इसमें थोड़ा सा एम्बैरस होने की बात नहीं है, कोई एक था ना जिसने मुझे आंसर्स लिख के भेजे थे, और तुम लोग अपना होमवर्क कंप्लीट क्यों नहीं करते हो? कर कहाँ लिया व्यस्त? मैं भेजी थी। हाँ मैम मैं भेजी थी। हाँ नीतू, नहीं हाँ नीतू ने भेजा था, मुझे याद है नीतू आपका नाम। आपकी क्लास से मतलब जो है बहुत कम बच्चों ने होमवर्क मुझे भेजा है। 12th क्लास के बच्चे एक दिन में लाइन पे आ गए हैं सारे के सारे। ठीक है, मैम, मैंने कर आपने लिया। कर लिया है बेटा, तो फिर मुझे करके भेज दो। हाँ एक बच्चे ने मुझे ये लिख के भेजा था कि मैम मेरा फोन अभी बाहर, मतलब फोन बाहर है, मैंने होमवर्क कर दिया, तो वो ठीक है, उसके लिए मुझे कोई इशू नहीं है। उन्होंने शायद लैपटॉप से या किसी से वो टाइप करके भेजा होगा। ठीक है, आपने करा था ना, तो मतलब किसी ने तो भेजा था मुझे ऐसा लिख के, तो उनके लिए फाइन है। बट प्लीज बाकी लोग, विवेक आप क्यों नहीं काम कर रहे हैं, कहाँ बिजी हैं? आप ही थे कल एसओएससी वाले? Yes, ma'am. आज भी टाइम नहीं मिला? रोहित जी टाइम क्या मैम, मैंने वेस्ट कर दिया था. मैं कर लूंगा क्या, मैम. क्या कर दिया विवेक? मैम कल कर क्या दूँ. इंडिया जब जानबूझ के ऐसे सीखते छूटे. रोहित जी आपका क्या एक्सक्यूज है? और क्यों रोहित? जिन बच्चों से उम्मीद है उनसे तो मैं कर पूछ सकती हूँ भाई। रोहित, तमन्ना, विनायक,
वर्षा, वैसे तुम्हारी क्लास में तो मोस्टली सबको मैं सबसे सही सब बच्चे लगते हैं मुझे। नीतू ने तो कर ही दिया है। नरगिस जी आपकी क्या कहानी हो गई? नरगिस, नाजो, लक्ष्मी, मुस्कान, गुंजन, तुम में तो सबको मैं जानती हूँ यार, कोई भी ऐसा नहीं जिसको नहीं जानती हूँ। सॉरी मैम, हम नहीं कर पाए कर लिया है। कल, मतलब कर दिया बेटा जी मुझे ये बहाने डेली डेली नहीं चाहिए प्लीज, क्योंकि अगर आप लोग ये काम नहीं करोगे ना तो फिर कोई मतलब नहीं है उस ग्रुप का, ठीक है? यस मैम। मैम अभी तक ग्रुप में हम ज्वाइन नहीं हो पाए। तमन्ना आपने मैसेज किया था मुझे? यस मैम। यार ऐसे कैसे पॉसिबल? अगर तुमने मैसेज किया होगा तो मैंने तुम्हें ऐड कर लिया होगा। चलो कोई नहीं, आफ्टर द क्लास में एक बार देख लेती हूँ, बिकॉज जितने मुझे मैसेज करते हैं हाय मैम इट्स तमन्ना, तो मैं आप इतना मैसेज पे ही आपको ऐड कर देती हूँ, ठीक ओके है? मैम। बाकी मुझे क्या बोलते हैं, कल हमारी रिविजन क्लास है, तो कल से पहले पहले तक मुझे आपका होमवर्क पूरा मिल जाना चाहिए, जितना भी मैंने अभी तक आपके ग्रुप में डाला हुआ है, फर्स्ट थिंग। और कल मैं आपको इसीलिए कोई भी होमवर्क नहीं देने वाली, ठीक है? मैम ग्रुप में नहीं है तो हमको नहीं पता है ना मैम। कोई बात नहीं तमन्ना, मैं जब आपको ग्रुप में ऐड करूंगी तो उसके बाद कोई ना कोई पेस्ट कर देगा, ठीक है? ओके हाँ जी भूमि, क्या हो गया? क्या हो गया गौरव? भूमि जी चलो ठीक है। रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने सबसे पहले भूमि तो आप भी मुझे एक बार हाई मैसेज कर देना प्लीज, आफ्टर द क्लास मैं ऐड कर दूंगी, ठीक है? तो रॉबर्ट हुक की हमको कहानी समझ में आ गई। दूसरे कौन आए? दूसरे आए मैम एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा। किसमें से देखा था इन्होंने? क्यों क्यों तमन्ना? वाटर समथिंग। योगिता कहाँ से? वाटर। वाटर, ये जानते हो आप लोग? हिंदी में भी इंग्लिश में भी यही कहते हैं उसे। पस मैम पस जानते हो? नो मैम। मैम जो काम से निकलता है। आंसर तो नहीं पता मुझे, बट जैसे जब वो नहीं हो जाता फूडी या फुंसी करके हो जाते हैं लोगों को, तो वो ये येलो Yes, कलर का जो ma'am. निकलता है, ठीक है, बिफोर हमारे ब्लड निकलने से पहले येलो कलर का एक जो निकलता है, पस जिसे कहते हैं, ठीक है? तो ये होते हैं हमारे पस सेल्स, ठीक है? पस सेल्स होते हैं उनमें, ठीक है? वो पस जो हमारा बना होता है वो पस सेल से मिलके बना होता है। तो पहला लिविंग सेल जो देखने को मिला था ना, दैट वाज फ्रॉम योर पस सेल्स, ठीक है जी? यस मैम। मैम आपकी वॉइस है भाई, म्यूट करती है। हाँ जी बच्चा, मैंने एक सेकंड के लिए म्यूट किया था, ठीक है? चलो, तो ये भी हमें क्लियर हो गया कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि डेड सेल को किसने इन्वेंट किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया था, बार्क से किया था, और एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहला लिविंग सेल बताया था, पस सेल से बताया था। और वो पता है जनरल ऐसे ही था कि किसी का मतलब पस वस निकाल के डस्टबिन में डाल दिया था, उन्होंने उसी को स्टडी किया था, ठीक है? वो जेन्युइन ऐसे ही था। फिर आई थी सबसे बेस्ट थ्योरी जो आज तक की सबसे एक्सेप्टेड वाली है, दैट इज हमारी स्क्लीडन एंड स्कॉन की। बट यस, स्क्लीडन एंड स्कॉन ने 1839 में सेल थ्योरी को प्रपोज जरूर किया था, बट जब रॉबर्ट वर्चोव आए थे, इन्होंने इसी थ्योरी को क्या कर दिया था बच्चे? मॉडिफाई कर दिया था। तो अगर अब आपसे पूछा जाए कि मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी किसकी है, तो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी हमारी रॉबर्ट वर्चोव की है, ठीक है? बट हाँ, कुछ कुछ बुक्स जो है स्क्लीडन एंड स्कॉन को ही अभी भी मानते हैं, बट इन्होंने हल्का सा इसे मॉडिफाई कर दिया था। क्या ये चारों साइंटिस्ट के नाम आपको याद हैं और चारों के इन्वेंशंस पता हैं? जल्दी डेट देख लो एक बार इन दोनों की। इन्होंने 1838 में किया था, इन्होंने 1839 में। किसी ने पूछा नहीं मैम कि ये अलग अलग किया था फिर दोनों को साथ में क्यों कर दिया? कोई बता सकता है क्यों ऐसा हुआ? मैम उनकी थ्योरी में सिमिलैरिटीज होंगी। हाँ ये बात ठीक है योगिता, तुमने तुक्का मारा, बट तुक्का सही मारा। उनकी थ्योरी में सिमिलैरिटीज थी। नहीं, एक्चुअली एक ने प्लांट्स पे किया था, एक ने एनिमल्स पे किया था, बस ये डिफरेंस था हल्के में। इनका जो रिजल्ट आया था वो बिल्कुल सेम आया था, ठीक है? कि सेल्स के अंदर ऑर्गेनल्स बने होते हैं और हर एक किसने सेल। प्लांट्स में किया था, किसने एनिमल्स में? आ रहे हैं बच्चे, आ रहे हैं, ये हमारी समरी पार्ट है ना। मैम प्लांट्स में भी पस सेल्स होते हैं क्या, जैसे आप बोले कि अरे नहीं भाई तमन्ना, सॉरी मैम। ठीक है? ये एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक का कहानी था लिविंग सेल्स वाला, ठीक है? कि उन्होंने लिविंग सेल पस सेल से निकाला था।
सेल थ्योरी कि सेल किससे मिलके किससे बना हुआ है, उसके अंदर वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। जैसे वो कहानी कहते हैं ना हम लोग कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया, तो सेल कहाँ से आया। ठीक है, ये वही चीज है हमारी, स्क्लीडन एंड स्पॉन वही आपको बताएंगे। मैम क्या है, पहले मुर्गी आई फिर अंडा? दोनों एक साथ आए थे एक बार पहले एक तरफ से मुर्गी टपकी थी, दूसरी तरफ से अंडा। चलो जी बताएं जी, तमन्ना ही बताएंगी। रॉबर्ट वर्चाओ ने जो थ्योरी दी थी वो कौन से ईयर में दी थी तमन्ना? और कोई नहीं बोलेगा अभी? चुप। गौरव भूमि मुझे पता है तुम्हें पता होगा। और नरगिस मैं बताऊं? बताएं। मैम रुकिए, नहीं, याद करने दीजिए, हम कर रहे हैं। नरगिस 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 कल नरगिस ने आंसर नहीं दिया था, नरगिस भाग गई थी। 55। 1855। चलो जी नरगिस, आई एम हैप्पी कि आप क्या बोलते हैं कामचोर वाली स्टूडेंट नहीं हो। बिल्कुल सही बोला उन्होंने, 1855। चलो जी, तो इसका मतलब है तुम लोग ध्यान से थोड़ा सा पढ़ रहे हो। अचानक से मैं कहीं से भी कुछ भी पूछ लूंगी आपसे। आ जाओ जी, ठीक है, थोड़ा सा सब्र वाला मैंने कहा था ना आपसे। नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है आपके पास, क्या दिया है, स्क्लीडन एंड स्पॉन ने आपकी जो थी ये थ्योरीज दी, और इन्होंने क्या किया, स्क्लीडन ने बताया कि प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। स्क्लीडन ने जो काम किया था, सबसे पहले साइंटिस्ट स्क्लीडन एंड स्पॉन थ्योरी बोलते हैं, तो उन्होंने काम किया था प्लांट्स पे, बल्कि स्पॉन ने काम किया था किस पे, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे। समझ में आ रही बात? तो स्क्लीडन का काम किस पे था, प्लांट्स पे, और स्पॉन का कौन था हमारा, एनिमल्स पे। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ठीक है मैम, सेल्स हैव अ थिन आउटर लेयर, जैसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और वो किस में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल्स में देखने को मिलती है। आउटर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फाउंड इन एनिमल सेल्स, वेयर एज प्लांट सेल्स में क्या प्रेजेंट होती है बच्चे, सेल वॉल। यही हमारा डिफरेंशिएटिंग फीचर भी है एनिमल सेल और प्लांट सेल का, कि सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल्स, है ना, उसकी जगह कौन ले लेता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ले लेती है। याद रहेगी ये बात? यस मैम। देखो फिर से एक बार यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो, थोड़ी सी डिटेल्स को हम लेते हुए चलते हैं। अभी इस चैप्टर में आपको और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमने क्या बोला, प्लांट सेल्स का अगर आपने डायग्राम देखा होगा तो कुछ इस तरीके से होता है, राइट? यस मैम। है ना, कुछ ऐसे आपका डबल लेयर करके, अरे यार सिंगल लेयर बना दे रही हूँ मैं, ठीक है, तुम खुद से डबल मान लेना, ठीक है। ये सेल वॉल है हमारी, ठीक है, और सेल वॉल इसी किसकी बनी होती है, मोस्टली सेल्यूलोज की, यस मैम। सेल्यूलोज की होती है, और फंगस में हमारी काइटिन की होती है। हाँ जी बिल्कुल सही भूमि, ठीक है, और फंगस में हमारी काइटिन की देखने को मिलती है। बट ये हम इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, मैम ये है सेल वॉल। और एनिमल्स में क्या आ जाती है, हम ये पढ़ रहे हैं प्लांट्स का, ठीक है। एनिमल्स में हम क्या कहते हैं, एनिमल्स में हम बोलते हैं मैम, देखो काम दोनों का एक ही है, ठीक है, काम दोनों का एक ही है, शेप और स्ट्रक्चर ये भी दे रहा है और शेप और स्ट्रक्चर ये भी देगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे किसमें प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में। अब एनिमल्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है वो किसकी मिलकर बनी होती है? आज का सबसे होशियार बच्चा होगा क्लास का अगर जिसने आंसर बता दिया इसका। नो मैम फोस्फोबाइलिपिड। अरे वाह प्रिया जी, नजर ना लगे प्लीज आपको, बिल्कुल सही बोली लड़की, एकदम सही, फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स से मिलके बने होते हैं बच्चा वो। वेरी 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 गुड प्रिया, तुम्हारा नाम सुनहरे अक्षरों में लिखते हैं हम अपनी कॉपी में। मैम हाँ जी प्रिया। मैम ग्रुप में ऐड कर लेना। ओके जी बिल्कुल कर लेंगे। और बताएं नो मैम थैंक यू। प्रिया 11th क्लास, ठीक है, चलो बिल्कुल सही आपने बोला प्रिया, दैट मीन्स आप आगे से थोड़ा सा पढ़ रहे हो। बिल्कुल सही बोला उसने कि फॉस्फोलिपिड से बनी हुई है। अब अगर आप इनको थोड़ा सा तोड़ोगे तो ये क्या है, फॉस्फो और लिपिड्स, फॉस्फेट प्लस लिपिड्स। इसके अलावा भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, बट ये कहानी हम कर समझेंगे कब, थोड़ा सा आगे। बट अभी के लिए मैंने बस आपको ये बता दिया कि ये जो होते हैं ना कैसे दिखते हैं आपको बच्चे, ऐसे जो इनकी सेल वॉल बनी होती है वो कुछ इस तरीके की बनी होती है, ठीक है बच्चा, कुछ ऐसे। ये सामने एक, इसी के सामने ऐसे दूसरी, आपको पता है ना डबल लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भी, तो ये वही चीज है, डबल लेयर है, और ये ऐसे करके पूरा अगर आप बनाओ तो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, कुछ इस हिसाब से।
ठीक है जी, चलो जी पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, बट एक थोड़ा सा मैं आपको एक रफ आइडिया देते हुए चल रही हूँ कि कहाँ पे क्या चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है जी, ये हमें समझ में आ गया स्क्लीडन का प्लांट और स्पॉन का दोनों। और इन्होंने क्या बताया कि प्लांट्स में जो होती है वो हमारा क्या बोलते हैं सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो कि अभी आपको प्रिया ने बता दिया कि फॉस्फोलिपिड्स की मिलकर बनी होती है। ये बात हमने सीख ली है कि इस थ्योरी को, स्क्लीडन एंड स्पॉन की थ्योरी को रोडोल्फ वल्चाउ ने मॉडिफाई किया था और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, ओमनिस सेलुला ए सेलुले। ठीक है, ओमनिस सेलुला ई सेलुले। ठीक है, और यही आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, ट्रस्ट मी, बहुत मतलब बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है आपसे। ठीक है जी, चलो जी मैम आगे बढ़ जाओ। आगे आ गया, हमने जब स्टार्ट किया था चैप्टर तो हम टाइप्स ऑफ सेल्स पे चल रहे थे, राइट। टाइप्स ऑफ सेल्स में कंपोस्ट, यार बच्चे पता है आज एक सेकंड दो, आज ये स्टॉप शेयरिंग वाला ना कुछ तो इशू दे रहा है बार बार। कंपोस्ट मतलब होता है नीतू बनी हुई होना, ठीक है, कंपोज मीन जो बनी हुई होती है। ठीक है, यस मैम। चलो फिर आगे हमारा कौन सा सबसे पहला और सबसे बेसिक टाइप का सेल्स हमारा, जो कि है हमारा क्या, प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सेल। ठीक है, प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सेल्स। अब मैं आपको देने वाली थी इसमें होमवर्क, बट कोई नहीं, आज के लिए हम समझ लेते हैं। तुम्हें आप आज के लिए मैं होमवर्क नहीं दूंगी, क्योंकि कल से आपने थोड़ा सा रिवाइज करना है। और यस प्लीज मेरा नाम करोगे रोशन, ठीक है। आप लोगों ने जो टेस्ट देना है उसमें आपके नंबर शुड बी वेरी गुड, और आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर करेंगे। चलिए जी, प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सेल्स की कहानी क्या है कि प्रोक्रियोटिक सेल जैसा आपको नाम बता रहा है, प्रो मीन्स पहले, प्रो मीन्स पहले। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसको आप इंग्लिश में अगर बोलो तो ये हमारा है मैम प्रिमिटिव, क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव। ठीक है, और कैरियोटिक मीन्स जो होता है, जो हमारा वर्ड है वो कहाँ से लिया है बच्चे, वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कैरियन, एक वर्ड से लिया गया है, और इसका मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। इसका मतलब होता है मैम न्यूक्लियस। ठीक है, इसका मतलब है मैम न्यूक्लियस। ठीक है मैम, हमें ये जो चीज है बिल्कुल ही क्लियर हो गई कि वो न्यूक्लियस जो पहले आया होगा। अब आप यहाँ पे अगर इस सेल को पहले देखो तो आपको ये सेल में यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है बच्चा जी, कि ये हमारा मैम सेल है, प्रोक्रियोटिक सेल दिख रहा है आपको। बट हमारे इस पर्टिकुलर सेल में, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं। लाइक आपका अगर देखो, संडे वाला होमवर्क दे देती हूँ अभी, ठीक है। संडे होमवर्क है आपका, आपको पता करना है कि मैम ये प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है। ठीक है, सारे के सारे नोट कर लो अभी से। योगिता आप मुझे आफ्टर द क्लास एक बार ये मैसेज कर देना, मैम आपने प्लाज्मिड डीएनए, या ग्रुप में डाल देना टुडेज होमवर्क प्लाज्मिड डीएनए, और ये आपका संडे तक का काम है। ठीक है, संडे वाला। ठीक है, कि प्लाज्मिड डीएनए क्या है ये, बस अभी के लिए एक वर्ड है हमारा कि ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। मतलब क्या, इस पर्टिकुलर डीएनए के पास भी ना खुद का जेनेटिक मटेरियल होगा। अभी अगर ना, जैसे अभी तुम लोग बहुत छोटे हो, जब 12th में आ जाओगे तब आप पढ़ोगे ना कि एक बैक्टीरिया है हमारा ई कोलाई। ठीक है, दिस इज आल्सो व्हाट, अ प्रोक्रियोटिक सेल। हम लोग ना इसी को यूज करते हैं हर एक्सपेरिमेंट में। क्यों, क्योंकि मैम इसके पास प्लाज्मिड डीएनए होता है। क्यों वहां होता है, क्योंकि इसके पास प्लाज्मिड डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, अभी बहुत ज्यादा पढ़ाऊंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे। खुद का क्रोमोसोमल डीएनए होने के अलावा प्लाज्मिड डीएनए भी अलग से इनके पास प्रेजेंट होता है। इसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहते हैं, एक लाइन स्टेटमेंट में आपके लिए। ठीक है, और क्या क्या दिख रहा है आपको, और मैम हमें क्रोमोसोमल डीएनए, बट क्या क्रोमोसोमल डीएनए आपको किसी भी न्यूक्लियस के अंदर दिख रहा है, नहीं। ठीक है, हम इसकी जगह एक वर्ड यूज करते हैं, इसकी जगह एक वर्ड यूज किया जाता है न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं हम बच्चे, हाँ न्यूक्लियोइड। ठीक है, एक ना झिल्ली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा जो ये जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट होता है इन द प्रोक्रियोटिक सेल्स। इतना बात याद रहेगा आपको, इतना बात याद रहेगी कि यहाँ पे मैम न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड होता है, और जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमारा इसी न्यूक्लियोइड में पैक्ड होता है। इस दूसरा हमने की फीचर क्या पढ़ा कि इनके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी प्रेजेंट होता है, जिसका नाम होता है प्लाज्मिड डीएनए। उसके अलावा आप क्या देख रहे हो, उसके अलावा आपको देखने को मिल रहा है कि मैम यहाँ पे राइबोसोम्स है। ठीक है, क्या है, राइबोसोम्स है। ठीक है मैम, फिर क्या है, बाहर ये फिम्ब्रियाई प्रेजेंट है।
ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 चीजें आपको थोड़ी सी कंफ्यूज करेंगी, एक फिम्ब्रियाई, एक सीलिया, एक फ्लैजिला, बट बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अभी जब जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा, हर एक के बारे में जो ये आपको दिए हुए ना अलग अलग से, ठीक है, हर एक के बारे में डिटेल में है, क्योंकि हम सेल ऑर्गेनेल चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। कैप्सूल है, ठीक है, देन हमारा सेल वॉल जो इसका की फीचर होता है, ठीक है, फिर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगेन एक की फीचर, फिर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म। इस पूरे एंटायर उसमें जो है वहां पे आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है। हाँ जी बच्चा जी, ये मूव करने के लिए उनको फ्लैजिला को जो है इनके मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं, लोकोमोशन के लिए, सही बोले हो आप। फिर ये रहा साइटोप्लाज्म, एक क्या है, लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है या फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे सेल में प्रेजेंट होता है। चलो जी मैम आगे बढ़ जाओ, क्या कहानी है? अच्छा नहीं, इसको पहले हम मैम ये हाँ जी कुछ नहीं मैम। कुछ नहीं जी, तो कोई बात नहीं, ठीक है चलो। चलो क्या है हमारा ये, इसकी कहानी ये है कि क्या बोलते हैं, प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक सेल्स में हम लोग भी पढ़ रहे थे। तो पहले प्रोक्रियोटिक सेल कि मैम यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो पहले आया हुआ है, ठीक है, और क्या है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। तो हमारे पास क्या है, कोई भी जो ऑर्गेनेल्स है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं है, न्यूक्लियस प्रॉपर डेवलप नहीं है, न्यूक्लियोइड करके कुछ प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है मैम। अब यहाँ पे क्या आ रहे हैं, ये भी हमारे क्या है, कॉम्पोनेंट्स होते हैं बैक्टीरियल सेल्स के। अब कौन से कॉम्पोनेंट, देखो यहाँ पे जो जो दो इंपॉर्टेंट चीज आती है ना, वो आती है हमारी, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्या कहानी है इनका मैम? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अगर आप देखोगे तो ये कह रहा है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं दैट रिटेन द ग्राम स्टेन, ठीक है। मतलब क्या कि ये हमारे ना कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे कि अगर हमने, जैसे तुम वैसे समझ लो, कैसे 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 समझाऊं इजी तरीके से, नहीं इजी तरीका नहीं आ रहा है, छोड़ो। आप ऐसे समझो कि एक हमारे पास बैक्टीरिया है, ठीक है, इसको हमने स्टेन करने के लिए डाला, ठीक है, इसको हमने क्या किया, स्टेन करने के लिए डाला, ठीक है, एक ग्राम स्टेनिंग में। तो ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा उसी कलर का आपको दिखने लगेगा। मतलब कि क्या, ऑब्जर्व कर लेता है। हाँ, ये इसको प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर लेता है, रेड कलर का हो जाएगा। बट जब हम ग्राम नेगेटिव की बात करते हैं ना, तो ये बैक्टीरिया हमारा कैसा होगा, ये प्रॉपरली इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, इसके पास कुछ एक्स्ट्रा लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जो कि ये इसे एब्जॉर्ब नहीं, जो स्टेन है उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इसीलिए इनका नाम क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। बट कहानी, सॉरी पॉजिटिव लिख दिया मैंने अंदर, ठीक है। इनके साथ क्या है कि ये मैम स्टेन को एब्जॉर्ब, अभी नाम नेगेटिव पड़ा है कि ये मैम स्टेन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा और ये स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेगा। बट एक बात बताओ, खुद से सोचो, बैक्टीरिया का कलर हमको जैसे बहुत ज्यादा क्लियरली नहीं दिखता है कि बैक्टीरिया कैसा है, राइट? इसीलिए तो हम स्टेनिंग करते हैं। स्टेनिंग क्यों की जाती है? ताकि हमें पता चले कि कुछ है भी यहाँ पे या ऐसे ही क्लियरिटी देखने के लिए। आप लोगों ने कभी लैब में वो कटिंग वटिंग की है, स्टेम रूट वगैरह की अपने लैब्स में? यस मैम। ठीक है, ओके। स्टेनिंग अगर आपने की होगी, कौन से वाले की है? अभी आ रहे हैं गौरव जी, थोड़ा सा सब्र, उस पे आ रहे हैं, थोड़ा सा सब्र करो, ठीक है। अगर आपने स्टेनिंग की होगी तो स्टेनिंग में मैम आपको क्यों कराती है स्टेन? ताकि आप जो अंदर के पार्ट्स हैं उसको बहुत अच्छे से देख लो, करेक्ट? इसीलिए करवाई जाती है स्टेन। तो वही चीज इनके साथ है कि हमारे पास ना एक पर्टिकुलर बीकर में, ठीक है, हम बीकर में क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज भी हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज भी हैं, ठीक है, दोनों तरीके के बैक्टीरियाज हैं। अब हमने क्या किया ना कि इसमें हमने स्टेन डाल दिया, ठीक है, ग्राम स्टेन डाला, ठीक है। तो हमारे पास जो पॉजिटिव वाले थे वो तो हमको दिख गए रेड कलर के, पॉजिटिव वाले जो थे वो हमें मैम रेड कलर के दिख गए, बट नेगेटिव वाले कैसे दिखेंगे? क्यों नेगेटिव बैक्टीरिया हमको कैसे दिखेंगे? कोई आइडिया? मैम कलरलेस। ना तो कलरलेस होगा तो हमको दिखेगा कैसे? मैम जो उनका पहला हम कलर था शायद हल्का रेड रंग ले ले, उनसे थोड़ा कम रहे। पर देखो इसका तो ये यहाँ पे क्लियर ही हो गया ना, बिल्कुल ही क्लियर हो गया भूमि, कि वो स्टेन लेगा ही नहीं, ठीक है, बात ही खत्म है। यस मैम, जिनका वो कलर था नेचुरल वो। रोहित, क्यों जी? रोहित जी हो क्लास में गायब हो गए? क्या रोहित?
मैम अभी कमेंट आपका आवाज बहुत कट रहा है। अरे मैम बच्चा वैसे जी, ही दिखेंगे, जब स्टेन नहीं लेगा तो मतलब जो सा कलर होगा वही दिखेगा। वो तो बता देना ट्रांसपेरेंट है। अरे बच्चा जी, थोड़ा सा दिमाग लगा देते। अरे मैम, उसमें आप कोई दूसरा स्टेन डाल दो। जरूरी है हम सिर्फ ग्राम स्टेन से ही ग्राम हम लोग स्टेनिंग करें? हम उसमें अगर आयोडीन डाल देंगे, ठीक है, आयोडीन या मिथाइल ब्लू, ठीक है, आयोडीन या मिथाइल ब्लू कहते हैं, एक दो और अलग स्टेन्स हैं, ठीक है। अब ये क्या कर देंगे उन बैक्टीरिया को, ये अब पॉजिटिव वाले पे कोई कलर नहीं चढ़ा सकते, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव वाले ने अपना स्टेन पहले ही ले लिया। तो अब ये क्या करते हैं, ये हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को क्या कर देंगे, ब्लू कलर दे देंगे। बड़ी बल्ले बात। यस मैम। पहले आप कौन सा करोगे, पहले आप ग्राम स्टेन से करोगे, तो जितने भी हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे वो रेड हो जाएंगे। जितने भी हमारे नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, अगर हमें उनको भी देखना है मैम, तो उसमें आप थोड़ा सा आयोडीन डाल दो या मिथाइल ब्लू डाल दो, तो वो हमारे कैसे हो जाएंगे, ब्लू कलर के देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अभी इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं कि ये ऐसा क्यों है। ये रहा हमारा डिफरेंसेस का कहानी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ, बहुत मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ, ग्राफ कह रही हूँ सॉरी, क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएट फ्लो चार्ट। कि हमारे पास जो ये बैक्टीरियाज हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, लिख के रख लो तुम्हारे पास ना, इससे एक क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। हाँ, फिर भी एग्जाम्स या मिड सेम जो आपके होंगे उसमें हमेशा ही और हर बार आता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या हैं। अगर आप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल की बात करोगे, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो क्या करते हैं, हमारे स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो क्या होगा, एक सिंगल जो है, सिंगल लेयर की सेल वॉल बनी होगी। ठीक है मैम, क्लियर है हमें ये बात। और ग्राम नेगेटिव एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर पा रहा है मैम, क्योंकि वो बना हुआ है 3 लेयर से। नंबर आपको ये वाले याद नहीं होते हैं, इट्स फाइन, बस इतना याद रख लो कि ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल सिंगल लेयर और ये हमारी ट्रिपल लेयर से मिलकर बनी हुई है। आगे कहानी क्या है, रिजिडिटी ऑफ द सेल वॉल। रिजिडिटी का मतलब है कि ये हमारी कैसी है, रिजिड होगी। रिजिड मीन्स ठोस होगी, सॉलिड होगी। ठीक है, रिजिड मीन्स क्या होता है, सॉलिड। ठीक है, ये मैम हमारी सॉलिड होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, पेप्टाइडोग्लाइकेंस। जो हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होगी वो रिजिड होती है, सॉलिड होती है। वहीं दूसरी तरफ हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैसे होते हैं, इलास्टिक होते हैं, मतलब वो कैसे हैं, लचीले। फ्लेक्सिबल। हाँ, फ्लेक्सिबल, लचीले, फ्लेक्सिबल होते हैं, या फिर अगर आप हिंदी में कहो नीतू जी की भाषा में, तो ये मैम लचीले होते हैं। बिल्कुल सही बोली। ठीक है, चलो जी। अब ये लचीले क्यों होते हैं भाई, लचीले इसलिए होते हैं ये क्योंकि इनके पास प्रेजेंट होता है लाइपोप्रोटीन पॉलीसेकेराइड। ठीक है, इनकी जो सेल वॉल बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है, और आपसे आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो भी इन्हीं से पूछे जाते हैं। ये 2 पॉइंट्स एमसीक्यूज में। ठीक है, बाकी लिखने में तो आप लिख ही लेते हो। अगला आ गया क्या, कि अगर अब आप यहाँ पे इनका कॉन्सेंट्रेशन देखो, क्योंकि पता है बच्चों को क्या लगता है कि मैम जो इसकी सेल वॉल है, तो क्या पूरी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है और कुछ नहीं है उसमें। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ये है, रिजिडिटी हमारे सेल वॉल को इसलिए मिल रही है क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकेंस का अमाउंट ज्यादा है। पेप्टाइडोग्लाइकेंस का क्या है, अमाउंट ज्यादा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और जो है केमिकल वहां पे प्रेजेंट नहीं है, कोई और कॉम्पोजिशन उसमें नहीं है, क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकेन यहाँ पे हमें 80% मिलता है, बल्कि पॉलीसेकेराइड जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं वो हमारा 20% है। और यहाँ पे एक जो तगड़ी चीज प्रेजेंट है, जहां से आपके क्वेश्चंस लास्ट ईयर आपके उसमें पूछा गया था, दैट वाज टिकोइक एसिड। ठीक है, टिकोइक एसिड भी एक केमिकल कॉम्पोजिशन है जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में देखने को मिलता है। वहीं पे क्या ग्राम नेगेटिव में पेप्टाइडोग्लाइकेंस नहीं होगा, नहीं मैम, पेप्टाइडोग्लाइकेंस होगा, बट पेप्टाइडोग्लाइकेंस का जो अमाउंट होगा वो बहुत ही कम होगा। कम। देख रहे हैं, सिर्फ 3 से 12% है, बल्कि बाकी मतलब कितना, 88 to 90% तक हमारा क्या है, 97% इनफैक्ट 97% तक हमारा पॉलीसेकेराइड है। और लास्ट में क्या है, पॉलीसेकेराइड एंड लाइपोप्रोटीन्स भी है, टिकोइक एसिड इसमें एब्सेंट है। क्या ये तीनों पहले इंपॉर्टेंट वाले आप खुद को समझा पा रहे हो, देखो एक बार फटाफट, तब तक थोड़ा पानी वानी पी लें फटाफट से। इन तीनों को देखो एक बार, मैं अभी पूछ रही हूँ तुरंत के तुरंत, किसी से भी, जैसे अभी एक क्वेश्चन पूछा था, अभी इस टाइम पे 2 पूछूंगी।
मैम ये सेल वॉल का कॉम्पोजिशन है। हाँ जी भूमि, बिल्कुल सही, ये सेल वॉल का कॉम्पोजिशन है इनके। देख लिया, चलो जी। एक सेकंड दो। अब मैं पूछना चाहती हूँ वर्षा, वर्षा जी आप बताएं कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनकी जो सेल वॉल है वो किससे मिलके बनी होती है? वर्षा आवाज आ रही है आपको? वर्षा आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, तो डू वन थिंग, आप लिख दो। एक सेकंड का सब्र सब्र कर लेंगे, हमारी क्लास में अच्छे बच्चे हैं कोऑपरेटिव वाले। देखो भूमि ने तुरंत बोल भी दिया कि हाँ हम सब्र कर रहे हैं, तुम लिखो। बस ये मत लिख देना नहीं मैम आता। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए। क्या वर्षा आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है बच्चे? मैम क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए एक बार, क्वेश्चन नेटवर्क ये इशू है, है यहाँ पे। ओके कोई नहीं, क्वेश्चन ये है कि जो हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल का कॉम्पोजिशन क्या है, या इतना बता दो कि उसकी सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है, कि वो हमारी क्या है, इलास्टिक है, तो इलास्टिक क्यों है? आई जस्ट वांटेड टू नो दैट रीजन। इतना तो याद समझ में इतना तो सबको याद हो गया होगा, है ना? फटाफट से थम्स अप करना कि हमारा जो सेल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो इलास्टिक होता है, मतलब फ्लेक्सिबल, है ना? देखो कितने तुम्हारे संगी साथी सारे के सारे थम्स अप भी कर रहे हैं। बताएं जी वर्षा। यार इतना टाइम नहीं लेना। विनय आप बता पाओगे? मैम ट्रिपल लेयर लिपोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड। बिल्कुल सही, थैंक यू विनय जी, बिल्कुल सही। मुझे तो लगा था कि आप क्लास में सबसे पहले हमेशा आ जाते हो, बिकॉज मैं नोटिस तो करती ही हूँ, बट आप आंसर नहीं देते हो, क्लास में बहुत कम बोलते हो ना। बट बिल्कुल सही आंसर दिया उन्होंने अभी कि मैम वो लाइपोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड्स की वजह से फ्लेक्सिबल होते हैं। बिल्कुल सही वर्षा, देखो इतना सही बोलना था आपको बच्चे। ठीक है, क्लास में थोड़ा सा ध्यान से सुनो, एटलीस्ट जो अभी जस्ट पढ़ाया उसको तो मैं क्वेश्चन पूछ ही सकती हूँ ना। चलो ये तीनों अब मेरे अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल सबको क्लियर है। आगे कहानी क्या है हमारी? आगे कहानी इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे क्या हमारे पास कोई आउटर में क्या कोई आउटर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी इसमें ग्राम मैंने पॉजिटिव में? नहीं देखने को मिलेगी। खुद से दिख रहा है आपको, क्यों? क्योंकि एक ही तो लेयर है मैम, वही आउटर वही इनर। ठीक है, वो बोलते कुछ होता है ना उसमें अहम अस्मामी, तो यही इनकी सब कुछ है, कोई आउटर इनर मिडल नहीं है। बल्कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास आउटर भी मिलेगी, इनर भी मिलेगी, और अभी आपको मिडल भी मिलेगी। तो यहाँ पे मैम आउटर लेयर प्रेजेंट है। क्या क्या पेरिप्लाज्मिक प्लेट होगा, स्पेस होगा? अब मैम पहले तो बता दो पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या होता है। तो पेरिप्लाज्मिक स्पेस बच्चा कुछ नया नहीं होता है। हाँ जी गौरव, मतलब भूमि। मैम जो दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है। बिल्कुल सही बोला भूमि, मैं बस ड्राइंग बना रही थी तब तक तुमने आंसर बोल दिया। ठीक है, कि दो हमारी जो ये मेम्ब्रेन्स हैं उनके बीच का जो ये स्पेस होता है ना बच्चे, ये बल्कि ये मतलब ग्राम पॉजिटिव में नहीं होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्पेस को हम कहते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। हमारी मैम से थोड़ा टंग ट्विस्ट हो रही है, बट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या है हमारा, कि हमारा मैम जो दो मेम्ब्रेन्स के बीच का स्पेस है, क्या वो हमारे ग्राम पॉजिटिव में बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा? अरे मैम जब दो मेम्ब्रेन ही नहीं है तो पेरिप्लाज्मिक स्पेस कैसे होगा? तो ये भी नहीं है, एब्सेंट है यहाँ पे, तो आपको पता ही है होगा। अब आ गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट, जहां से फिर से आपके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे टिकोइक एसिड वाला इंपॉर्टेंट था, वैसे ही हमारे ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपसे अगर आपसे पूछूं ना कि इसके की पॉइंट्स क्या हैं, तो की पॉइंट्स में आपने जो बताना होता है ना बच्चे, वो बताना होता है पेप्टाइडोग्लाइकन की प्रेजेंस, यहाँ पे लाइपोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड की प्रेजेंट, यहाँ पे टिकोइक एसिड प्रेजेंट है, यहाँ टिकोइक एसिड एब्सेंट है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट बतानी होती है वो ये है कि ये जो हमारे हैं
ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दे आर हाईली ससेप्टेबल टू पेनिसिलिन। क्या होता है पेनिसिलिन? मैम एंटीबायोटिक है। प्रतिजैविक। ये मैम एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। अब एंटीबायोटिक है, हम कह रहे हैं हाईली ससेप्टेबल है, मतलब क्या हुआ इस बात का? क्यों भूमि? रिएक्ट करेगा, तुरंत रिएक्ट करेगा। क्योंकि देखो एक रीजन अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी लगाओगे ना तो वो भी आपको ये समझ में आ जाएगा कि सिंगल तो लेयर है मैम। पेनिसिलिन हमने इस पेट्री प्लेट में डाला, ठीक है, जैसे हमारी ये रही पेट्री प्लेट, ठीक है, ये हमारी पेट्री प्लेट है। पेट्री प्लेट सब समझते होगे ना, वो कांच की प्लेट होती है जिसमें हम ग्रो करते हैं कल्चर मीडियाज को, ठीक है। यहाँ पे हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे, तो जब हमने इसमें डाला पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन, ठीक है, तो ये क्या कर लेगा बच्चा जी? ये मैम तुरंत ही रिएक्ट कर लेगा, ये बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? तुरंत उससे इंफेक्टेड हो जाएगा, जैसे कह सकते हो आप, ठीक है, वो बीमारी को कैरी करने लगेगा। समझ में आई बात अब ये ससेप्टेबल वाला पॉइंट? ठीक है जी। और ये हमारा कौन सा है? और रीजन भी आपको समझ में आ गया ना कि क्यों हाईली ससेप्टेबल है मैम? क्योंकि सिंगल तो लेयर है, सिंगल लेयर है। हाँ। और यहाँ पे ये लो ससेप्टेबल क्यों है भाई? भाई 3 लेयर को क्रॉस करके जाओगे आप, तब जाके आपको उसका जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो टाइम लगेगा, बिल्कुल सही बोली गौरव भूमि, ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट है हमारा? देखो 3 पॉइंट ये याद हो गए, 3 ये, अब अगले 3 और याद कर लो। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, इनकी कैसी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स, वही है ना, पॉजिटिव वाले हैं तो नखड़े नौटंकी ज्यादा, ठीक है। तो इनके साथ क्या है कि इनको बहुत की ये वाला अगर होगा तभी, जैसे हमारा वो है स्टार्टिंग में ही समझ जाओ कैसे स्टेन वाला, कि अगर हम ग्राम पॉजिटिव स्टेन डालेंगे, सॉरी ग्राम स्टेन डालेंगे तभी वो रेड कलर देगा, वरना नहीं। हाँ जी नाजो, अच्छा नीतू, सॉरी Yes, मेरे को लगा, नहीं नाजो, मुझे लगा एन से दिख रहा था ना। मतलब क्या क्या नीतू? न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट मतलब न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि जैसे नीतू तुमको खाना, तुम्हें जिंदा रहने के लिए क्या कुछ चाहिए होता है? क्या बोली? पानी, हाँ गैसेस, ऑक्सीजन, मतलब, है ना, बेसिक रिक्वायरमेंट तो यही है। तो वही इनको भी जीवित रहने के लिए कौन सी चीजें चाहिए उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है नीतू। यस मैम। एक्चुअली नाजो आपका नाम जो है ना वो जबान पे चढ़ा हुआ है ना, तो इसलिए वो एन बस मेरे में दिख रहा था कि एन ने हैंड रेज किया है, तो मुझे लगा शायद नाजो ही है। चलो, तो इसमें कैसी है? पॉजिटिव वाले की बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है मैम, बल्कि हमारे नेगेटिव वाले को कुछ भी दे दो वो ग्रो कर जाएंगे तुरंत, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वेरी कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, और हमारे जो ये वाले हैं ग्राम नेगेटिव वो बहुत ही सिंपल है। चलिए मैम आगे बढ़ जाओ। अब यहाँ आते हैं 2 इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट, कि यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे? कंटेन 2 बेसल बॉडी रिंग्स। फ्लैजिला में क्या है? 2 बेसल बॉडी रिंग्स है। अभी डरने की जरूरत नहीं है, क्या होती है बेसल बॉडी रिंग्स अभी समझाऊंगी मैं जब फ्लैजिला पढ़ेंगे तब। और इनके पास मैम 4 बेसल बॉडी रिंग्स होती हैं। अभी के लिए बस इतना समझ लो, ठीक है, कह लो कि रट लो। लिपिड्स एंड लाइपोप्रोटीन्स कैसे हैं? इनके पास कम है, इनके पास ज्यादा है, ये तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया, किसने? विनय जी ने हमें बताया था। और लाइपोपॉलीसेकेराइड यहाँ पे बिल्कुल एब्सेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, ये भी हमारे फिर से ऊपर वाले फीचर है। क्या इन 10 फीचर्स में से 7 to 8 फीचर्स आप लोग अपने आप लिख सकते हो ऐसे ही? बोलो जी, तब तो पढ़ाना कंप्लीट हुआ, वरना कोई मतलब नहीं हुआ, है ना। यस मैम। एटलीस्ट अगर 7 to 8 याद कर सकते हो तो बहुत इजी है। और मैंने इसीलिए आपको ना पार्ट्स में पढ़ाया, ताकि आपको थोड़ा सा टिप्स पे रहे किसकी बात कर रहे हैं। पहले 3 आप पूरा सेल वॉल को लेके एक्सप्लेन कर दो, पहले सेल वॉल की कैसी है, फिर रिजिडिटी और उसके केमिकल कॉम्पोजिशन पे, फिर उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन, पेरिप्लाज्मिक स्पेस और ससेप्टेबिलिटी को लेके देखोगे तो अगर ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं। और फिर लास्ट में हमारे आ जाते हैं ये वाले, और ये अगर आप पॉइंट देखोगे तो ये यही वाले पॉइंट्स हैं हमारे, है ना। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ। अब हमारा प्रोकैरियोटिक की कहानी हो गई खत्म, ठीक है। अब आगे किसमें? यूकैरियोटिक सेल्स में। क्या कह रहे हैं यूकैरियोटिक सेल्स? हमारा यूकैरियोटिक सेल्स का कहानी है कि कंपोनेंट्स में क्या क्या प्रेजेंट है इसके? सेल मेम्ब्रेन। अब इनके जो कंपोनेंट्स आपको देखने को दिख रहे होंगे साथ ही साथ तो थोड़े से तगड़े हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक है, पहले तो यूकैरियोटिक का मतलब ही समझ लो, है ना। यू मीन्स
ट्रू। ट्रू, ट्रू मीन सच्चा, है ना। और कैरियोटिक मीन्स अगेन हमारा कहाँ से लिया गया है, कैरियन से लिया गया है, जिसका मतलब है न्यूक्लियस। ठीक है, वो हमारा सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या, कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है मैम, वो न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड होगा। इतना यूकैरियोटिक सेल्स में लिख लोगे। नीतू समझ में आ रहा है बच्चे? नीतू जी यस मैम। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चे? चलो आगे बढ़ जाओ। आगे क्या कहानी है इनकी, कि अब यहाँ पे अगर आपको देखने को मिले तो कौन कौन से ऑर्गेनल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या, न्यूक्लियस, सबसे इंपॉर्टेंट कहानी, या ठीक है, न्यूक्लियस देखने को मिल गया। ये रहा न्यूक्लियस। अब इसके अंदर क्या है मैम, ये न्यूक्लियस का न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस का न्यूक्लियस, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। चलो जी आगे बढ़ जाओ। फिर क्या है हमारे पास मैम, ये जो आपने बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस भी आपने बताया था, लाइसोसोम मैम आपने बताया। मीन्स गल्जी काय होता है? क्या नीतू? गोल्जी ऑपरेटर मीन्स गल्जी काय होता है? गोल्जी काय होता है, यार मेरे को हिंदी वाला देखना पड़ेगा, हिंदी वाला आई एम नॉट श्योर, बट शायद वही होता होगा। यस मैम। एक बार थोड़ा सा गूगल कर लो, पता है मेरे को, मतलब हिंदी मैंने बहुत टाइम से नहीं देखा है ना, तो इसलिए मेरे को याद नहीं है अभी। ठीक है, एक बार गूगल कर लो, नहीं मिलेगा तो मैं एक बार आपको देख के बता दूंगी, है ना। हिंदी उसका मुझे नहीं अभी याद है। ठीक है, नहीं तो चलो। फिर क्या है, लाइसोसोम आपने बताया था। गोल्गी वेसिकल्स कौन से हैं, ये जो इसके ब्रेक वाले फ्रेगमेंट्स होंगे, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर ये आपने तो बताए थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरीके के होते हैं, रफ आरईआर एससीआर। हाँ जी, हाँ आरईआर और एससीआर। क्यों होते हैं ये, क्योंकि जिनमें हमारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे कहलाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनमें राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं वो हमारे कहलाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर ये आपको क्या देखने को मिल रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है मैम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको पता है किसकी बनी होती है मैम, ये मैम हमारे फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। फिर यहाँ पे जो आपको जो तगड़ी चीज देखने को मिल रही है, इसका आप यूज देखोगे नेक्स्ट क्लास में अपने, सेंट्रियोल्स। ठीक है, सेंट्रियोल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, और एक हम पढ़ते हैं स्पिंडल फाइबर्स, वो अभी आपको नहीं मिलेंगे, वो जब डिवीजन चलता है उस टाइम पे आते हैं। ठीक है, तो ये आप देखोगे, इन तीनों को मैं स्क्वायर बना देती हूँ। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ स्पिंडल फाइबर। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें, इसमें इसका तगड़ा रोल देखने को मिलेगा। और फिर यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, राइबोसोम्स, ये वाले ही राइबोसोम्स हैं हमारे, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना देते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमारा साइटोप्लाज्म है, जिसे हम फ्लूइड, फ्लूइड, मैट्रिक्स, लिक्विड, इसका कुछ भी कह देते हैं, जो कि सारे के सारे कंपोनेंट्स को क्या करता है, होल्ड करके रखता है, कि भाई ज्यादा इधर उधर हिलो डुलो मत। बट साथ ही साथ क्या जो है आपके लोग वो भी प्रोवाइड कराता है, मॉइस्चर भी प्रोवाइड करता है इनको। अब आ जाओ जी इनके हमारे शॉर्ट फॉर्म पे, क्या है, मतलब शॉर्ट फॉर्म कह रही है, इनकी डिटेल्स पे क्या है, सेल मेम्ब्रेन। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के हमारे पास कितने, 3 मॉडल्स देखने को मिलेंगे। कौन से, पहले तो डैप्सन और डैनियल मॉडल। ठीक है, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़े ना 2 के, स्लीडन एंड कॉर्न, एंड दूसरे कौन थे, रुडोल्फ बर्चाउ। ठीक है, फिर वैसे ही हमारे रॉबर्टसन मॉडल, एंड सबसे एक्सेप्टेड वाला हमारा सिंगर एंड निकलसन का मॉडल। फिर हमारा कौन देखने को मिलेगा, एक ट्रांसपोर्ट वाला भी पढ़ेंगे, बट वो ज्यादा तुम्हारे सिलेबस में इतना डेप्थ में है नहीं अभी। फिर है हमारा सेल वॉल, उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। सेल मेम्ब्रेन का मतलब है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी मिलके बनी हुई है, किसने पहले क्या कहा, वो वाली कहानी बट पढ़ेंगे हम। फिर आते हैं हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स में हमारे कौन कौन से आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स एंड हमारे वैक्यूल्स। नाम आपको याद होने चाहिए। फिर हमारे के पास कौन से आ जाते हैं, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया, एंड देन हमारा प्लास्टिड। ठीक है, आ जाओ जी। ओए राम मैम, ये क्या लेके आ गए हो, कैसे समझ में आएगा? अरे यार रुको, मुझे इसको थोड़ा सा क्या करना होगा आपके लिए। बट अभी ये स्लाइड फिर से आपको ऐसे ही देखने को मिलेगी। आज की क्लास के लिए हम इसी वाले मॉडल को रखेंगे और फिर हम अपनी क्लास को कर देंगे बाइंड। आपकी अभी 8 बजे से भी कोई क्लास है,
यस मैम। 8 बजे से हो गया? Okay. मैं 8 बजे से, मतलब 8 बजे नहीं, मैं आपको 10 मिनट में ही छोड़ दूंगी, ठीक है, प्रॉमिस। चलो जी, इसको हम थोड़ा सा इस साइड में कर देते हैं, इसी स्लाइड पे लिख देंगे, ठीक है। चलो जी, अब क्या है, ये हमारा सबसे बेस्ट मॉडल जो मुझे लगता है वो ये है, सबसे सिंपल है। बट प्रॉब्लम इनके साथ क्या हुई ना, वही चीज जो हमारे क्या बोलते हैं, अच्छा तुम लोग के सिलेबस में नहीं है, वही चीज जो हमारे बाकी साइंटिस्ट के साथ हुई कि उनकी थ्योरीज एक्सेप्ट नहीं हुई और हमारी आर.एच. व्हिटेकर जी की एक्सेप्ट हो गई। क्यों? ये आर.एच. व्हिटेकर ने जो दी वो सबसे रीसेंट, सबसे, जो अगर आप ईयर वाइज देखोगे तो सबसे लास्ट में दी थी। तो उस टाइम तक क्या हो गया था ना, एडवांसमेंट आ चुका था, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। तो हमारा सैंडविच मॉडल वाला जो है कहानी, वो भी जो है हमारे सिंगर और निकोलसन मॉडल का ही है। अगर आप अभी तो आज आपने हमारा पहला आपका इसका पार्ट है और इसी में आप इसकी थ्योरी भी देख रहे हो पहले ही क्लास में। तो आपको क्या है, आज की क्लास में बस इतना समझ में आ जाए कि डेप्सन और डेनियल की क्या है। तो कल नहीं, अब आपका मंडे जब क्लास होगा तो आपको ना पूरा समझ में आ जाएगा कि हाँ मैम, सिंगर और निकोलसन ने भी कुछ अलग बात नहीं कही थी, बल्कि इसी थ्योरी को ही मॉडिफाई कर दिया था। क्यों? एक्चुअली इन्होंने पता क्या कहा था, सिंपल सी बात कही थी कि यहाँ पे पहली बात तो क्या है, पहले तो हम एक काम करते हैं, थोड़ी सी लाइन वाइज इनको पढ़ते हैं ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिले। क्या कह रहा है ये कि सैंडविच मॉडल भी कहते हैं हमें से, किसने दिया था, डैप्सल और डैनियल ने दिया था। डैप्सल और डैनियल ने दिया था। क्या कहा जाता है बच्चा, इसे सैंडविच मॉडल कहा जाता है। अब सैंडविच क्यों कहा जाता है, खाया है ना सबने सैंडविच? यस मैम। कैसे बनता है? मैम ऊपर से 2 कवरिंग और नीचे बीच में स्टफ। ब्रेड ली, उसमें आलू भरा और चिपका दिया, यही। बट अब ना जब तुम बनाओगे ना सैंडविच तो आपको लगेगा कि नहीं भाई, मैं गलत तरीके से सैंडविच बनाता था। आपने क्या करना है, ब्रेड लिया, इस वाले में आलू लगाया, इस वाले में ब्रेड लिया, इसमें आलू लगाया और दोनों को चिपका दिया। तो ये हमारा हो जाएगा डैप्सन डेनियल मॉडल। क्यों? क्योंकि मैम यही हमारा सैंडविच बनाने का सही तरीका है। कैसे जी? देखो, पहली बात तो सीख लो कि डैप्सन और डेनियल जो थे, इन्होंने सैंडविच मॉडल दिया और इसी को हम ना, एक वर्ड है थोड़ा सा टफ है, बट क्या है ना, बस एक दिमाग में रखना होता है कि हाँ हमने ये कहीं ना कहीं सुना है, पॉसी मॉलिक्यूलर। अरे यार, एक तो राइटिंग देखो, पॉसी मॉलिक्यूलर, ठीक है, क्या नाम है, पॉसी मॉलिक्यूलर मॉडल, ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। सैंडविच मॉडल को ही हम यही कहते हैं, ठीक है। इन्होंने जो दिया था, मॉडल दिया था हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और कौन से ईयर में दिया था, 1935। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद होनी चाहिए। अब इनकी साथ कहानी क्या थी, इनके साथ कहानी ये थी ना कि इन्होंने बोला कि हमारे पास एक कोई लेयर है जो कि बनी हुई है प्रोटीन की, क्या है, प्रोटीन की बनी हुई है। ये लो मैम, ये हमने बना दिया प्रोटीन की लेयर, ठीक है। फिर उसके साथ बीच में क्या बना हुआ है हमारे पास, बीच में एक चीज है जो कि बनी हुई है फॉस्फोलिपिड की, और वो जो फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है ना, वो 2 लेयर्स में बना हुआ है, ठीक है। ये रहा हमारा प्रोटीन का दूसरा वाला पार्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा फॉस्फोलिपिड है वो ऊपर साइड भी प्रोटीन से चिपका हुआ है अंदर को, और फॉस्फोलिपिड जो है ये हमारा नीचे साइड को भी मैम लगा हुआ है प्रोटीन के साथ। इन्होंने बस ये बात कही थी, ठीक है। और दूसरी बात इन्होंने जो कही कि बाहर वाला जो रीजन है दैट इज हमारा प्रोटीन, और जो हमारा अंदर वाला रीजन है वो हमारा कैसा है, वो हमारा मैम फॉस्फोलिपिड का है। दूसरी बात क्या कहा इन्होंने कि जो ये प्रोटीन का रीजन है ना, वो मैम हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है बच्चा? मैम जो वाटर को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने, हाइड्रोफिलिक। ये जो प्रोटीन है दैट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। कैसे याद करोगे, फिलिक में आता है एल, ठीक है, एंड एल इज फॉर लविंग, ठीक है। तो ये किसका है, हाइड्रो मीन्स वाटर, तो ये हमारा मैम वाटर लविंग है। वाटर लविंग का मतलब क्या हुआ कि वाटर को अलाउ करेगा कि बेटा जाओ, ठीक है, कि आप यहां से यहां तक आ जाओ, ठीक है। बट ये तो वाटर लविंग नहीं है ना, मैम ये हाइड्रोफोबिक है। हाँ, ये मैम हाइड्रोफोबिक है, वो भी तगड़ा, है ना। तो एक अगर आपको एक याद हो गया कि एल फॉर लविंग तो हाइड्रोफिलिक है, और दूसरा आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि ये मैम हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। मतलब क्या, वाटर हीटिंग, ठीक है। नीतू समझ में आ रहा है बच्चे? यस मैम।
ठीक है, ये मैम हमारा वाटर हीटिंग है। ठीक है, तो ये हमारा जो अंदर का बना हुआ है किसके बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है। और इसका दूसरा नेचर कैसा है, इसका नेचर है मैम हाइड्रोफोबिक, कि ये पानी को क्रॉस करने नहीं देगा। तो बेटा पानी कैसे पहुंचेगा दूसरे सेल में, क्योंकि पानी तो हर एक सेल को चाहिए ना। ठीक है, यही आप पढ़ोगे ट्रांसपोर्ट वाले में, मैंने आपको दिखाया था ना इसमें कि एक लास्ट में पढ़ोगे ट्रांसपोर्ट वाला। तो यहाँ पे आप यही पढ़ोगे कि ये ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा, क्योंकि पानी तो यहीं पे रुक गया है ना। चलो जी, अब देखो थोड़ी सी कहानी समझ में आ रही है। यस मैम। ठीक है, अब अगर आपको ना थोड़ा सा इसको और ज्यादा उसमें समझनी है तो कैसे आप ना इसकी ड्राइंग अगर बना लोगे ना तगड़ी वाली, कि मैं तो अभी इसमें नहीं बना पाऊंगी क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा कि मैं तुम्हारे लिए इतनी वाली ड्राइंग बनाऊं। बट हाँ, मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिटी कैसे दे सकती हूँ कि यही वाला जो है ना हमारा जो है ना, ठीक है, नहीं यार, चलो मैं ऐसे बताती हूँ, छोड़ो। मैम ये जो फॉस्फोलिपिड के बीच में है वो क्या है? ये यस ये मैम, ये गैप है, ये गैप है, गैप। हाँ, यहाँ से हमारे आयंस जो होंगे ना ट्रांसपोर्ट होंगे। ओके। ठीक है, अब आपको समझ में आना ये है कि जो ये पार्ट मैंने बनाया है ना, इतना यहाँ से यहाँ तक वाला, ठीक है, ये आपका ये पार्ट है। ठीक है, सेल का अगर इस पार्ट को आप जूम करके देखोगे तो वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब यही वाला जो मैंने बनाया है आपके लिए। ठीक, अब आपको समझ में आया कि हमारा ये कौन सा सेल है, यूकैरियोटिक सेल्स में कैसी होती है सेल वॉल्स। ठीक है, चलो जी, इससे ज्यादा वो वाला जो है ना पार्ट मैं और इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगी इसमें अभी के लिए। क्या भूमि? मेम्ब्रेन। हाँ, मेम्ब्रेन। ठीक है, चलो जी, अरे हाँ, एक सेल मेम्ब्रेन। चलो क्या कह रहे हैं अब ये, अब हम लोग इसके पॉइंट्स को फिर से एक बार देख लेते हैं। पहला पॉइंट हमारे को दोनों क्लियर हो गए हैं। क्या कह रहे हैं ये, दिस मॉडल डिस्क्राइब्स अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर दैट लाइज बिटवीन टू ग्लोबुलर प्रोटीन एंड इट इज अ ट्राइलैमिनर एंड अ लाइपोप्रोटीनियस। क्या कह रहे हैं ये, बड़ी तगड़ी अंग्रेजी है नहीं बच्चा, सिंपल भाषा कह रही है, बहुत ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं कह रहा है। ये जो आपने पढ़ा वही चीज उन्होंने कही है कि ये जो मैम है ये क्या है, हमारा फॉस्फोलिपिड की जो बाई लेयर है, दो लेयर्स में बनाया है हमने, जो फॉस्फोलिपिड की मैम बाई लेयर्स हैं वो हमारे दो प्रोटीन ग्लोबुलर प्रोटीन्स के बीचों बीच में आ रही हैं। बस इतनी सी बात ये कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है मैम, हमें क्लियर हो गया। और ये जो मिल्की क्या बना रहे हैं, ये एक ट्राइलैमिनर बना रहे हैं। ट्राइलैमिनर हम क्यों कह रहे हैं पता है आपको, एक हम प्रोटीन को मानते हैं, दूसरा हम ये वाले प्रोटीन को मानते हैं, और इन दोनों को हम एक ही मानते हैं, इसीलिए हम वर्ड यूज करते हैं ट्राइलैमिनर। ठीक है, ट्राई मीन्स तीन, है ना, तो एक आउटर प्रोटीन, एक इनर वाले में प्रोटीन, और फॉस्फोलिपिड बीचों बीच की। ठीक है, और ये लिपिड्स और प्रोटीन की मिलके बनी होती है, इसीलिए वर्ड हम लाइपोप्रोटीन्स यूज करते हैं। चलो जी मैम, आगे क्या कह रहे हैं, it was the first model that attempted to describe the position of protein within the lipid bilayer found in the protein। वही चीज मैंने आपसे जब कही, अभी आप जब लास्ट तक सीख जाओगे तब आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा कि मैम ये सबसे पहला जो मॉडल था वो बिल्कुल ही सही कह रहा था कि हमारे फॉस्फोलिपिड्स के बीच में हमारे पास प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। Daniel and Davison proposed a model whereby two layers of protein flanked a central phospholipid। क्या कह रहे हैं कि दो हमारे प्रोटीन्स हैं, ठीक है, दोनों साइड में हमारे प्रोटीन्स हैं जो कि फॉस्फोलिपिड्स को क्या कर रहे हैं, प्रॉपरली कवर कर रहे हैं, फॉस्फोलिपिड को बीच में रख रहे हैं, सेंट्रल में रख रहे हैं। ठीक है मैम, फिर कह रहे हैं दिस मॉडल डिस्क्राइब्स अ लाइपोप्रोटीन सैंडविच। लिपिड्स और प्रोटीन का बना हुआ सैंडविच है ये, और कुछ भी नहीं, जिसमें हमारे जो है दो प्रोटीन लेयर के बीच में क्या प्रेजेंट है, हमारा लिपिड प्रेजेंट है या फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है। फिर कह रहे हैं डेवसन एंड डेनियल मॉडल प्रीडोमिनेटेड अंटिल द सिंगर एंड निकोलसन एडवांस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया। वही चीज जो मैंने आपको समझाई कि इनकी कहानी थी 1935 पे, बट जब तक 1972 में सिंगर और निकोलसन ने अपने मॉडल्स नहीं दिए तब तक डेवसन और डेनियल मॉडल ने प्रॉपरली रूल किया था सोसाइटी में। अब इन्होंने क्या बोला था कि द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सपेंडेड ऑन, देखो वही चीज जो मैंने आपको बताई कि डेवसन और डेनियल जो का जो मॉडल था इसी को हमारे सिंगर और निकोलसन ने एक्सपैंड किया और बोला
कि इंक्लूडिंग, मतलब बस यहाँ पे ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को लेके आ गए थे। जैसे इन्होंने बताया था ना कि प्रोटीन की लेयर होती है, एक्चुअली में प्रोटीन की प्रॉपर लेयर नहीं थी, बल्कि जो प्रोटीन था ना वो हमारा बीचों बीच में ऐसे करके प्रेजेंट हो रहा था। ठीक है, अभी आप थोड़ी सी चीजें समझोगे, बस अभी के लिए आपने हम जो समझ लिया वो ये समझ लिया कि प्रोटीन की पूरी लेयर होती है। बट हम लोग जब सिंगर और निकोल्सन वाला पढ़ेंगे ना, तो कैसे पढ़ेंगे ना, ऐसे। ये हमारा फॉस्फोलिपिड की बनी हुई लेयर है, ठीक है, और यहाँ पे मैम हमारा जो प्रोटीन है कैसा, ऐसे। ये रही फॉस्फोलिपिड की बनी हुई पूरी की पूरी लेयर। प्रोटीन तो इसमें आउटर साइड दिखाया है। नहीं, हाँ, उस वही चीज तो गलत हो जाएगी ना उनकी वर्ड। यहाँ पे मैम ऐसे करके प्रोटीन्स आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं इन्हें। ठीक है, बट ये हम पढ़ेंगे कब, कल की क्लास में। बताओ जी, थोड़ी बहुत चीजें पल्ले पड़ी इसमें आपको, किसी को भी कोई दिक्कत? नो। ठीक है, पहला मॉडल अगर आपको सक्सेसफुली समझ में आ गया तो कल 2-3 मॉडल और हैं। रॉबर्टसन का तो बहुत छोटू सा ही मॉडल था, बट यस इजी है, समझ में आ जाएगा आपको एक बार में, बट कल ही पढ़ेंगे, वरना चीजें जो है तुम्हारे दिमाग से ओवरलोड चली जाएंगी। और अभी आपकी फिजिक्स की क्लास भी है। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। एंड प्लीज आज का जो काम दिया है मैंने आपको, छोटा सा ही काम दिया है, प्लीज अपना जो होमवर्क है टाइमली कंप्लीट करके मुझे भेज दीजिएगा। कल की क्लास में मैं किसी की एक्सक्यूज ना सुनूं कि मैम ये हो गया वो हो गया। मैम कल